तो अभी हम इको अर्थशास्त्र की किताब 10th क्लास का चैप्टर 1 अध्याय 1 विकास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है कि विकास होता क्या है। विकास आपका दोस्त नहीं है, ना आपकी क्लास में पढ़ने वाला लड़का। विकास का मतलब है कि जब आपके जीवन स्तर में कुछ फ़र्क पड़े। जैसे फ़र्क कैसा? अच्छा फ़र्क, गुड फ़र्क। जैसे आज मान लो आपकी इनकम 100 रुपये प्रतिदिन है, आपसे मेरा मतलब आपके घर की, तो वो बढ़कर 200 हो जाए तो वो विकास हुआ। आज क्या है, आप कच्चे मकान में रहते हो, वो मकान पक्का हो जाए वो विकास हुआ। आज आप पैदल जाते हो और पैदल जब जाते हो तो आपको कच्ची सड़क से होकर जाना पड़ता है, वो सड़क पक्की हो जाए वो विकास हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब ये विकास क्या हुआ? अपना पर्सनल विकास हुआ ना, हमारा अपना विकास हुआ, हमारा पारिवारिक विकास हुआ। अब इसी तरीके से क्या होता है, जब हमारे अलावा दूसरे फैसिलिटीज़ में सुधार होने लगे। जैसे हमारे देश में चलने वाली बसें पहले पेट्रोल डीजल पे चलती ज़्यादातर, तो प्रदूषण होता था। आज वो बैटरी पे चलने लगी, विकास हो गया। अब एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचना जल्दी तेज़ हो गया। क्यों? राष्ट्रीय राजमार्ग बन गए, बड़े बड़े हाईवेज़ बन चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? विकास हुआ। पहले फ़ोन किसी के पास होता था, आज कई लोगों के पास फ़ोन है, तो ये क्या हुआ? सबका विकास हुआ। ये कैसा विकास है? एक साथ विकास हुआ, सम्मिलित विकास हुआ, सब मिलकर विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं देश का विकास हुआ, एक समाज का विकास हुआ। ठीक है, विकास का मतलब क्या हुआ? हमारे जीवन स्तर के अंदर कुछ बदलाव होना, अच्छा बदलाव होना, पॉजिटिव बदलाव होना, और उसके उदाहरण मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है ना। अब जो विकास है ना, वो हर किसी के लिए अलग है। एक बच्चे के लिए पूछो कि उसका विकास क्या है, तो बोलेगा अगर मुझे बैग अच्छा मिल जाए तो मेरा विकास हो जाए, मुझे और अच्छे जूते मिल जाए तो मेरा पढ़ने का मन करे, मेरा विकास हो जाए, जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ मेरी क्लास में मुझे बैठने के लिए डेस्क मिल जाए, मेरा विकास हो जाएगा। तो वही बच्चे का विकास हुआ। उसके पिताजी से पूछोगे तो बोलेगा मेरी इनकम बढ़ जाए, है ना, मेरा विकास हो जाएगा, मेरे घर का विकास हो जाएगा। तो विकास की धारणाएं हर किसी के लिए अलग अलग हैं। जैसे इस चीज़ को हम और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है और इस लाइन से क्वेश्चन बनता है, और ये लाइन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन लाइन क्या लिखी है? लोगों में विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं, मतलब हर व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग है, और एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। एक आदमी का जो विकास है वो दूसरे के लिए क्या है? विनाश है। जैसे कि इस गाड़ी वाले ने इस गरीब औरत को देखा जिसके हाथ में बच्चा है और वो सड़क पर बैठी है, क्या बोला है? इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते, इस तरह के लोग चाहते ही नहीं कि वो बढ़े आगे। ये इस गाड़ी में बैठे वाले व्यक्ति की सोच है। ठीक है, जैसे अब विकास के लिए हमें क्या बनाना है? मान लीजिए एक हाईवे बनाना है, लेकिन उस हाईवे को बनाने के लिए जो मैप बना है वो एक बस्ती से होकर जा रहा है, झोपड़ियों के रास्ते से होकर जा रहा है जहाँ पर कच्ची बस्तियाँ बनी हुई हैं। तो जब वो हाईवे बनेगा तो उससे ये तो पक्का है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सुगमता हो जाएगी, जल्दी पहुंच पाओगे, समय कम लगेगा। लेकिन उस विकास के लिए आप इतनी जब झोपड़ियां हटा दोगे, इतने जब घर हटा दोगे, मकान हटा दोगे, तो उन लोगों के लिए वो विकास नहीं है, उन लोगों के लिए वो विनाश है। क्या है? विनाश ही हुआ ना। तो हमारी सरकार या हम भी विकास इस तरीके का करें कि वो विकास किसी के लिए विनाश ना बन जाए, क्योंकि हम अपने स्तर पर सोचते हैं। अब ये गाड़ी वाला उस हाईवे को लेकर क्या बोलेगा? वेरी गुड, मुझे नीचे से होकर नहीं जाना पड़ेगा, अब मैं हाईवे से जाऊंगा, मेरा समय बचेगा, ट्रैफिक जाम से हम बच जाएंगे। लेकिन जो ये नीचे बैठी है, अगर ये झुग्गी उसी झुग्गी में रहती होगी, उसी झोपड़ी में रहती होगी, तो इसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो विनाश है। तो ये तो नहीं चाहेगी ना। और फिर गाड़ी वाले से क्या बोलेगा? ये लोग तो विकसित होना ही नहीं चाहते। लेकिन ये सच नहीं है। अब भैया वो जो उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसका जो जीवन का स्तर है वो वहीं पर है, वो क्या करे? हाँ, धीरे धीरे अगर इसको शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दिया जाए, तो हो सकता है कि ये भी अपना स्तर बढ़ा ले, विकसित हो जाए। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ें देखें।
इनकम के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी रहती हैं आदमी के लिए। क्या? समानता, कि सबको समान अधिकार मिले, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो देता है। भारत का कानून आप उसे कह रहे हैं। सुरक्षा मिले सबको और सम्मान भी सबको मिले, चाहे आप काले हैं चाहे गोरे हैं, जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना? चलो अब एक और एक फ़ोटो दिखा रखा है यहाँ पे, बड़ा ही अच्छा फ़ोटो है और ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट भी है। क्या हो रहा है? नर्मदा नदी पर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? बांध। ये बहुत इम्पोर्टेंट जीके के लिए भी है। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध है। उसकी बांध की ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी। क्या की जा रही थी? तो वहाँ के लोकल लोगों ने क्या किया? वो रोकने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अब ज़रा एक चीज़ ध्यान से सुनना कि क्यों उस बांध की ऊंचाई बढ़ा रही थी, उससे क्या फ़ायदे होने वाले थे, गवर्नमेंट क्या बोल रही थी और लोग उसको क्यों रोकना चाहते थे, ज़रा समझें। उस बांध की ऊंचाई बढ़ाने से उस बांध की कैपेसिटी बढ़ जाती, उसमें और अधिक पानी रोका जा सकता था, जिससे और अधिक बिजली बनाई जा सकती थी। ठीक है? और अधिक बिजली लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। और घरों में अगर बिजली आएगी तो बिजली से सुविधाएं बढ़ेंगी तो उस घर के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो विकास होगा। लेकिन फिर भी ये लोग उस विकास को क्यों नहीं चाहते? उसे रोकने के लिए यहाँ पर आ गए। इसका मतलब ये लोग विकास के विरोधी हैं? गलत जवाब। अब ज़रा लोगों के नज़रिए से सोचो। अभी तुमने सरकार के नज़रिए से सोचा, अब लोगों के नज़रिए से सोचो। इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं, तो पागल तो नहीं होंगे? कुछ वजह होगी। तो इन लोगों की ज़रा वजह समझते हैं, क्या बोल रहे हैं। इन लोगों ने बोला कि जब बांध की ऊंचाई आप बढ़ा दोगे तो नर्मदा का पानी ज़्यादा रुकेगा, तो वो पानी जो हमको चाहिए वो पानी रुक जाएगा। ठीक। दूसरी चीज़, बांध जो होता है पर्यावरण को कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। एक तो बहुत बड़ी इलाके के अंदर हमेशा नमी बनी रहती है, हवा में आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है? और पशु पक्षी जो इतनी इलाके के होते हैं वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उतने लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ता है। और जब आप बांध की ऊंचाई बढ़ा रहे हो, इसका मतलब बांध की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, तो पानी को रोक रहे हो और आगे जाने से। दूसरी बात, अगर कभी वो पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, या उसमें कभी बाढ़ जैसे लक्षण बनेंगे, जैसे कि वर्षा वगैरह होती है तेज़, तो उस बांध के टूटने की आशंकाएँ तेज़ हो जाएंगी। और जितना बड़ा बांध उतनी बड़ी बर्बादी भी होती है जब वो बांध टूटता है, तो क्योंकि वो उतने ही बड़े इलाके को डुबा देता है। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे आने वाली जो दुविधाएं हैं, पर्यावरण को होने वाला जो नुकसान है, आगे आने वाले जो खतरा है वो ना बढ़े, जितना है उतना ही रहने दो भाई, हम नहीं चाहते ये बढ़े। ये लोगों का नज़रिया है। अब बताओ, लोग गलत हैं या सरकार सही है? कौन? तो यहाँ पर आप देखो तो सरकार भी ठीक है, और सरकार में कुछ बैठे हुए लोग क्या बोल रहे होंगे, अरे यार कैसे लोग हैं, ये तो चाहते ही नहीं इनका विकास हो। लेकिन जब हम लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा इनकी बातें भी ठीक है। तो विकास कैसा हो? विकास ऐसा होना चाहिए, हाँ, इस तरह का विकास हो कि लोग के मिले जुले लक्ष्य को देखें। इसका मतलब विकास ऐसा हो जिसके अंदर दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, और जो वो चाहते हैं, जिस लेवल तक वो चाहते हैं वो उन्हें मिले, हमारा भी काम हो जाए, देश भी आगे बढ़ जाए। पर इस तरह का विकास ना हो कि उस विकास के चक्कर में देश को विनाश की तरफ ले जाया जा सके। समझ में आ गई मोटी मोटी बात? ये एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है। ठीक है? देखो, किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि देश के विकास में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न प्रकार से विरोधी हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप जिस चीज़ को विकास कर रहे हो वो दूसरी चीज़ को विकास ना बोल रहा हो बंदा, उसके लिए वो विकास ना हो। तो हमें हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर समाज को देखते हुए, भविष्य को समझते हुए, उनके जीवन स्तर को देखते हुए, उनके रहन सहन के तरीके को देखते हुए, उनके फ़ायदे नुकसान को देखते हुए ही अपने विकास की जो परिधारणाएं होती हैं वो बनानी चाहिए। ठीक है? इसमें साफ लिखा है कि किसी एक व्यक्ति को सुनकर निश्चित मत हो जाना, सबकी बात सुननी पड़ेगी आपको, तब जाकर आप एक सतत विकास कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो अब एक अलग टॉपिक की बात करते हैं।
विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। जैसे हम अपने देश की तुलना करते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से। हम कहते हैं वहाँ कितना सुंदर है। आप कुछ लोग तो यूट्यूबर्स को देखते हो आजकल कि वो विदेशों में घूमते हो, तो वो दिखाते हैं कि बड़े बड़ी बिल्डिंग है, साफ़ सुथरे रोड हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, वहाँ के लोग बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, गरीबी बहुत कम है, नामो निशान नहीं है, गंदगी नहीं है। फिर उसे हम अपने भारत से कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं यार यहाँ तो गरीबी भी है। ये सारी चीज़ें देखते हैं हम। तो क्या ये सही तुलना है? क्या इसी तरीके से तुलना की जाती है? देखिए, हर देश के अंदर लोग अलग तरह से हैं। हर देश के अंदर रहने वाले लोगों की समस्याएं, ज़रूरतें अलग अलग हैं। ठीक है, हर देश के अंदर जनसंख्या भी तो अलग अलग है। हमारे भारत देश के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या को, या लगातार बढ़ती जनसंख्या को सुविधाएं प्रदान कराना और विकास करते रहना ज़्यादा बड़ी चुनौती है। अमेरिका से, यूरोप से, इन सारे देशों से ज़्यादा चुनौती का सामना आज भारत कर रहा है, क्योंकि भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है। और एक व्यक्ति को खाली, अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या किस तरीके से कंपेयर करते हैं, फिर कंपैरिजन के बाद बात करेंगे क्या और चीज़ें वो ज़रूरी हैं, ठीक है, व्यक्ति के लिए, और क्यों सरकारों को वो चीज़ें देनी पड़ती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। एक बार इस लेक्चर को पूरा देख लेना, बुक खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। मतलब जो तुलना होती है ना, वो एक या दो चीज़ें देखकर तुलना कर दी जाती है। वैसे हमारे यहाँ पर जो नॉर्मली जो तुलना हो रही है एक देश या दूसरे देश की, वो कैसे हो रही है? वो हो रही है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। मतलब कि किस देश का व्यक्ति कितना कमा रहा है, या किस देश की टोटल इनकम कितनी हो रही है, इससे ही हम उसका क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। देश के अमीर या गरीब होने का तुलना लगा लेते हैं। जैसे देश कितना टोटल कमा रहा है और टोटल उसके अंदर कितने लोग हैं, उसको अगर हम भाग कर दें एक दूसरे से, तो हमें पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति कितने पैसे कमा रहा है। और जिस देश के अंदर ये प्रतिशत ज़्यादा होती है, डॉलर में नापी जाती है, डॉलर एक्सेप्टेबल है आपको पता है पूरी दुनिया में, तो जिसकी ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होती है, वही देश हम क्या मानते हैं कि ज़्यादा संपन्न है, ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा खुश है, विकसित या विकासशील है। ठीक है, अगला देखो, अब इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पता है कि जो ज़रूरत है वो है सार्वजनिक सुविधाएं पढ़नी ज़रूरी है। अब आप बोलोगे भैया व्हाट इज़ सार्वजनिक सुविधाएं? मतलब ऐसी सुविधाएं जो सार्वजनिक, सारी जनता के लिए हो, फ्री, ऐसी सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार क्यों ये सार्वजनिक सुविधाएँ देती है? जैसे कि अस्पताल देती है फ्री, स्कूल गवर्नमेंट फ्री, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, कम फीस वाले कॉलेज, ऐसा क्यों देती है सरकार? क्या ज़रूरत है भाई? वो इसलिए देती है कि अगर हमारे देश की जनता, मान लो आज वो इस लायक नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ सको, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सको, इतने पैसे आपके पास नहीं है, तो कम से कम पैसों में या न्यूनतम खर्चे में सरकार आपको सुविधा देती है कि आप पढ़ लिख कर अपना विकास कर सकें। अगर एक लड़का घर में पढ़ जाएगा, अच्छा नौकरी करने लगेगा, तो अपने अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन सरकार ही क्यों दे ये सुविधा? क्या फ़र्क पड़ रहा है सरकार को? रहो आप गरीब, रहो आप अशिक्षित, सरकार को क्या फ़र्क पड़ रहा है? पड़ता है। अगर हमारे देश का युवा पढ़ेगा नहीं, उसे मौका नहीं मिलेगा, तो वो विकसित नहीं होगा, और वो विकसित नहीं होगा तो कुल मिला के हमारे देश के अंदर जो ज़्यादातर संख्या है वो सब अमीर लोग नहीं हैं, औसत लोग हैं। और वही अगर अमीर बनेंगे नहीं, विकसित होंगे नहीं, शिक्षित होंगे नहीं, तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। वो कुल मिला के पता चलेगा हमारा देश ही पीछे रह गया। क्या? क्योंकि देश कुछ नहीं है, देश व्यक्ति 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 व्यक्ति, मैं तुम हम सबसे मिलकर देश बना। अगर हम में से आज कोई तरक्की कर लेता है, मान लो आगे जाके तुम में से कोई बच्चा बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, पढ़ लिख के टाटा बिरला अंबानी लेवल बन जाता है, तो क्या वो देश का भला नहीं करेगा? जब अंबानी पैसा कमाता है, इस देश के अंदर पैसा आता है, तो क्या देश का विकास नहीं होता? जब टाटा पैसा कमाते हैं, देश में पैसा आता है, विदेशों से पैसा आता है, तो देश का विकास नहीं होता? होता ना। ऐसे और भी बहुत नाम है, खैर हो सकता है आप क्या करो आगे जाके। ठीक है, अब ये देखो, अब तो याद रखना कि इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाता है। अब स्वास्थ्य क्यों दिया जाता है, फ्री हॉस्पिटल क्यों दिए जाते हैं?
अगर आप बीमार हो गए, स्वस्थ ही नहीं रहे, आपको किसी बीमारी ने पकड़ लिया, तो विकास कैसे करोगे? तो इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे व्यक्ति स्वस्थ रहें, है ना। और अगर किसी प्रकार से बीमारी से गिर गए तो जल्दी से इलाज करा कर ठीक हो जाए। समझ में आ गया? चलो, अब ये सारा चैप्टर हो चुका है। एक रिपोर्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, UNDP रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जो है वो क्या करती है, हर देश के अंदर एक इसका अनुमान लगाया जाता है और पता लगाते हैं कि कौन सा देश के अंदर इंसान की क्या विकास हो रही है, मतलब उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीवन का स्तर क्या है, ये सब नापा जाता है। उसको UNDP रिपोर्ट कह देते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की जानकारी, कितना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वहाँ पर दिखती नहीं है कि इस स्टेट के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति कम है। जैसे बिहार में कहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा कम है, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब दिखते हैं ना। आगे देखो, अब इसने एक रिपोर्ट बना के दी है यहाँ पे, जिसके अंदर श्रीलंका को भारत से बेहतर बता रखा है। सब किससे? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सबसे ऊपर कौन है? भारत। भारत का जीवन स्तर जो है व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस नेशन। लेकिन भारत से भी अच्छा किसका दिखा रखा है? श्रीलंका का दिखा रखा है, ठीक है बेटा। अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ जल्दी से कुछ फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं और आपका चैप्टर निपट गया। देखो, ये कह रहा है अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं, किसी के लिए विकास तो किसी के लिए विनाश, ठीक है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाँ, जैसे ये, आपके गांव व शहर में स्थानीय इलाके के विकास के क्या लक्ष्य होने चाहिए? तो आपको पता है भैया, शहर में बस देखें तो रोज़गार होना चाहिए, गांव के अंदर देखें तो सड़कें, बिजली होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गाँव के अंदर ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। तो जब वो खेती करें तो खेती के लिए उन्हें बिजली चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, है ना, उन्हें सुख सुविधाएँ चाहिए ताकि वो खेती अच्छे से कर सकें। लेकिन शहर के अंदर आदमी आता है सिर्फ और सिर्फ जॉब और नौकरी करने, तो वहाँ पर नौकरियाँ होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप एक सवाल का जवाब लिख सकते हैं। और कुछ और सवाल देख लो छोटे मोटे, वैसे तो इम्पोर्टेंट जो है बताता हूँ। जैसे ये रहा, कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो कि मानव के विकास के लक्ष्य में भारत से आगे है? तो आपको पता है कि श्रीलंका था, हमने अभी देखा था, है ना। देखो अगला क्या देखा है, माना एक देश जहाँ 4 परिवार हैं, इन परिवारों की आय 5,000 दे रखी है। अगर 3 परिवार की आय 4,000, 7,000, 3,000 है, तो चौथे की आय क्या होती है? मतलब ये दिखा रखा है कि चौथे की आय क्या होगी, तो दिखाई रखा है भैया, एक उसके अंदर 1,000 रुपये की वृद्धि हो रही है तो 6,000 रुपये। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने दिखाई थी आपको, औसत आय कैसे निकालते हैं? ये रहा, औसत आय निकालते हैं, टोटल राष्ट्र कितना कमाता है, देश कितना कमाता है, टोटल कुल कितनी जनसंख्या है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि देश की आय कितनी है या प्रति व्यक्ति आय, औसत आय कितनी है। देखो, हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे देश का एरिया तो नहीं बढ़ रहा ना, देश के खेत तो नहीं बढ़ रहे, इनकम भी नॉर्मली बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बहुत तेज़ बढ़ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर में 10 रोटी बनती थी और 5 लोग थे, 2-2 सबको मिल जाती थी। आज तुम्हारे यहाँ पर 7 लोग हो गए, रोटी बन रही है 10, तो बताओ दिक्कत होगी नहीं होगी? और कमरा उतना का उतना ही, आपका कमरा भी नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए हमें देश की जनसंख्या पर नियंत्रण करना ज़रूरी है जी। हमें जनसंख्या कम करनी चाहिए, नहीं तो देश के विकास में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बांटने के लिए हमारे पास संसाधन तो कम है ना बहुत। चलो बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर संबंधी कोई और सवाल है और पढ़ाई से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।